Let me record sharing. Yeah, we were talking about what we were talking about जूट द ऑब्सक्योर। तो जूट द ऑब्सक्योर मैं फिर से कवर कर रहा हूँ पूरा, जो भी पॉइंट्स थे 6-7 पॉइंट ही हुआ रहा होगा, लेकिन उसमें से कुछ मिस हो रहा है या 3 पॉइंट हुआ होगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जूट द ऑब्सक्योर, OBSCUR। This was the novel where we left our lecture। जूट द ऑब्सक्योर जो हार्डी का नावल है, ये जो सबसे पहला चीज की, या एज अ बुक इट पब्लिश्ड इन 1895। मुझे जहां तक याद है मैंने यही शायद पहला पॉइंट बताया भी था। एज अ बुक इट पब्लिश्ड इन 1895। किताब की शक्ल में पहली बार या 1895 ईस्वी में आता है। दूसरा चीज जो जूट द ऑब्सक्योर है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि ये पार्टिकुलर जो नॉवेल है इट वाज बैंड फॉर ऑब्ससिनिटी। इट वाज बैंड, BANNED। इट वाज बैंड फॉर इट्स ऑब्ससिनिटी, OBSCENITY। तो यह चीज क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसमें ऑब्ससिनिटी थी। इट वाज बैंड फॉर इट्स ऑब्ससिनिटी, देयर वाज ऑब्ससिनिटी, दिस इज व्हाई इट वाज बैंड। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इट्स अबाउट हुम, इट्स अबाउट अ वर्किंग क्लास यंग मैन हुज नेम इज जूड फाले। ऑलरेडी यू हैव गॉन विद दिस पॉइंट। तो इसको का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर, द सेंट्रल कैरेक्टर इज जूड फॉले, JUDE, जूड फॉले, FAWLEY। जूड फॉले इज the protagonist, the protagonist of this novel। So you will come to know कि we are talking about what, we are talking about Hardy's novel Jude the Obscure। Number one point, you will come to know कि as a book it published in 1895, एक किताब की शक्ल में या 1895 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। दूसरा पॉइंट कि इट वाज बैंड फॉर इट्स ऑब्ससिनिटी, इस पर इसको क्या किया गया था, यह बैन किया गया था फॉर इट्स ऑब्ससिनिटी, क्योंकि इसमें कुछ ऑब्सीन थी या ऑब्ससिनिटी थी, जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया। जो इसका कैरेक्टर है जूड फॉले, जूड फॉले जो है यह प्रोटेगोनिस्ट है। एंड व्हाट इज जूड फॉले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द फोर्थ पॉइंट। जूड फॉले, FAWLEY is a, Jude Foley is a working class young man, working class young man, young man, a stone, a stone mason who dreams to be a scholar, who dreams to be a scholar। You will come to know कि it's about whom, it's about Jude Foley। This is another important point। और जो जूड फॉले है वो क्या है, एक वर्किंग क्लास यंग मैन है, जिसका रिलेशन जो है स्टोन, स्टोन मतलब उससे पत्थर वगैरह का जो काम करते तोड़ने वाले उससे है। एंड हु ड्रीम्स टू बी अ स्कॉलर, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसका अपना ड्रीम क्या है, ही वांट्स टू बी अ स्कॉलर। यू विल कम टू नो कि ठीक है उसका ड्रीम है, और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो पढ़ाई भी करता है। एक उसका अपना अलग एक
एक अपना अलग फील्ड है जहाँ पे वह इस काम को करते हुए अपनी मंजिल को पाना चाहता है। उसके रास्ते में उसकी अपनी लाइफ में जो है we find there is a female character that is the heroine of the novel, if I say, and who is that is Sue Bridehead. Sue Bridehead, Head. यू विल कम टू नो जो सू ब्राइड हेड है, यह जो है क्या है, अ सेंट्रल कैरेक्टर, शी इज आल्सो मीन सेंट्रल कैरेक्टर है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लव अफेयर को लेकर के। और यू विल कम टू नो कि वो जो कैरेक्टर है सू ब्राइड हेड इज द हीरोइन एंड कजिन ऑफ जू फाले, एंड कजिन ऑफ, या यू विल कम टू नो कि ये क्या है, एक तरह का, इफ आई यूज द वर्ड हीरोइन एंड कजिन, किसका कजिन है, जू फॉले की, एंड कजिन ऑफ ज्यूड फॉले, Ley. uh, as you come to know कि love just happens between them, they fall in love with each other. This is a very interesting thing, and how uh, this particular person help Sue Bride, and how Sue Bride help this man, you will come to know. That is the matter of later on when I will discuss with you each and every novel in a very detailed way, then you will come to know. One thing I want to tell you कि जो पूरा नॉवेल में जिस पार्टिकुलर इश्यूज को जो भी आप लोग बता रहे थे, इन सब चीजों को लेकर के बात की गई है, तो नॉवेल में जिन चीजों को लेकर के बात की गई है उसमें क्या है, एक तो क्लास है, एक इशू ये भी है, क्लास है, एजुकेशन, रिलीजन, यू विल कम टू नो, एंड मैरिज एंड लव, मैरिज एंड लव। पूरे नावल में ये मुद्दे जो है, क्लास से रिलेटेड मुद्दा, एजुकेशन से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड एंड लव से रिलेटेड, यू विल कम टू नो, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे मुद्दे काफी अच्छे ढंग से उठाए गए हैं या टैकल किए गए हैं। एंड यू विल कम टू नो कि इसमें जो है, जो एक जो जो स्टोरी है, वह जूड फॉले से के इर्द गिर्द और सू ब्राइड हेड के इर्द गिर्द मूव करती है। और जो जो कि एक साउदर्न इंग्लैंड में रह रहे हैं विलेज में, तो वेसेक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि हाँ यहाँ पे रहा है। इस पार्टिकुलर नॉवेल को लेकर के डीएच लॉरेंस ने कुछ बात कही हुई थी जो चीज इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं डीएच लॉरेंस, RENC, डीएच लॉरेंस, a novelist of modern age, a novelist of मॉडर्न एज। डीएच लॉरेंस जो है वो एक नॉवलिस्ट है मॉडर्न एज के, अ नॉवलिस्ट ऑफ मॉडर्न एज wrote a book, और उस किताब का नाम है आई स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी, आई स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी, आई स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी, एंड दिस बुक केम इन 1914, आई स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी। यू विल कम टू नो कि इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि आ, वो हार्डी की एडमायर तो करते हैं, लेकिन सू ब्राइड हेड का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है सेक्सुअलिटी को लेकर के जो है, उसको उन्होंने जो है क्या किया हुआ कि उस पर बात की हुई है। तो
डी.एच. लॉरेंस एक मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने एक किताब लिखा है। किताब का क्या नाम है? आई स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी। ये किताब 1914 ईस्वी में आती है, स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी। यू विल कम टू नो उन्होंने इस किताब में किसके बारे में बात किया हुआ है? आई स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी। इस पे उन्होंने हार्डी को एडमायर किया है। आई स्टडी ऑफ हार्डी, ही admires हार्डी, he admires Hardy and TALKS and talks about the sexuality of Sue Bridehead. This is the point. Admires Hardy and टॉक्स अबाउट सेक्सुअलिटी ऑफ सू ब्राइडहेड। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि हार्डी के किस कैरेक्टर को लेकर डी.एच. लॉरेंस ने अपनी किताब आई स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी में बात किया है, तो जूड द ऑब्सक्योर की जो कैरेक्टर सू ब्राइडहेड है उसको लेकर के उन्होंने बात किया। चूंकि डी.एच. लॉरेंस की एक खासियत थी कि वो हमेशा मैन वुमेन रिलेशनशिप को लेकर के बात करते थे। तो हियर वी फाइंड द सेम थिंग, हियर वी फाइंड द सेम थिंग। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू दैट इज व्हाट आई थिंक दैट इज द पॉइंट नंबर 8 और 9। हार्डी ने लिखा इस किताब के बारे में कि इट इज अ स्टोरी ऑफ डेडली फ्रेश वार वेजेड बिटवीन फ्लेश एंड स्पिरिट। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अबाउट दिस नॉवेल हार्डी रोट, व्हाट डिड ही राइट? अबाउट दिस नॉवेल हार्डी रोट, इट इज अ स्टोरी ऑफ it is a story of deadly fresh war, deadly fresh war, WAGED, between flesh and spirit, between flesh and spirit. This is the point. It's about what Hardy, about this novel Hardy wrote. It is a story of deadly fresh war waged between flesh and spirit. This is the point जो आपको ध्यान में रखना है। इट इज अ स्टोरी ऑफ डेडली फ्रेश वार वेजेड बिटवीन फ्लेश एंड स्पिरिट। कि इट इज अ स्टोरी, यह एक ऐसी कहानी है ऑफ डेडली फ्रेश वार जिसमें एक बहुत ही घातक या एक अलग ढंग का वार दिखाया गया है जो कि किसके बीच में? फ्लेश और स्पिरिट के बीच में है। उसको लेकर के उन्होंने बताया कि आदमी जो जीना चाहता है, जो उसका शरीर है, जो उसकी सोच है, चेतना है, उसके बीच के संघर्ष को दिखाया गया है। और जो उसकी हीरोइन है इसकी, वह उसका वो क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसमें उसका विश्वास लास्ट में खत्म हो जाता है। इसको भी लेकर के यहाँ पे बात की गई। यह एक पॉइंट था और भी इसके बैन लगाने का। इट्स हीरोइन, उसकी हीरोइन का जो नाम है ऑलरेडी आई टोल्ड यू, सू ब्राइड, सू ब्रिज हेड, सू ब्रिज हेड, BRIDGEHEAD, सू ब्रिज हेड rejects her belief in Christianity, rejects
her belief in Christianity. यू विल कम टू नो, यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि शी रिजेक्ट्स हर बिलीफ इन क्रिश्चियनिटी। और यह चीज एक पॉइंट बनता है उस पर, ऑब्सनिटी के साथ साथ यह भी एक पॉइंट है जो उस पर बैन लगाता है कि एक पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट नॉवेल विच वी विल टेक दैट इज अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। द नेक्स्ट नॉवेल इज अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, दिस इज अनदर important नॉवेल जो हमें कवर करना है, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। यू विल कम टू नो कि ये जो नॉवेल है अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, इट पब्लिश्ड इन 18, पहला पॉइंट, इट पब्लिश्ड इन 1873, in 1873 it was Hardy's third novel. It was Hardy's third novel, but first I would like to highlight it here कि it published in 1873, इट वाज हार्डी कैसा नावल, थर्ड नावल था। लेकिन ये पहला नावल था जो हार्डी के ओरिजिनल नेम से आता है। तो इट वाज हार्डीज थर्ड नावल, बट फर्स्ट बट फर्स्ट टू बियर हिज नेम ऑन पब्लिकेशन, बट फर्स्ट टू बियर हिज नेम ऑन पब्लिकेशन, TION, ऑन पब्लिकेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विद यू कि इसमें एक लव ट्रायंगल को लेकर के बात की गई है। इसका जो थीम है, इफ आई से दैट इज द थर्ड पॉइंट, लव ट्रायंगल, TRIANGL। यू विल कम टू नो कि इसमें लव ट्रायंगल को लेकर के बात की गई है, और लव ट्रायंगल ऑफ अ यंग वुमन एंड हर टू सूटर्स को लेकर के लव ट्रायंगल यहाँ पर है, जो किसके किसके बीच में होता है, अ यंग वुमन, a young woman named Elfriede Swancourt, Elfriede Swancourt, Elfriede Swancourt। ये एक पॉइंट आता है, एंड हर टू सूटर्स, एंड हर टू सूटर्स, SUITORS, एंड हर टू सूटर्स। यू विल कम टू नो कि जो यहाँ पे बताया गया है किस चीज को लेकर के बताया गया है, लव ट्रायंगल को लेकर के बात कही गई है, TRIANGLE, जिसमें एक यंग वुमन है, और वो जो यंग वुमन है नेम्ड एल्फ्राइड स्वान कार्ड, एल्फ्राइड स्वान कोड। यू विल कम टू नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि देर इज अ यंग वुमन एल्फ्राइड स्वान कार्ड एंड हर टू शूटर्स, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिसमें एक का नाम स्टीफन स्मिथ है, दूसरा हेनरी नाइट है। यू विल कम टू नो, तो जो उसके दो शूटर्स हैं उनमें भी यू विल कम टू नो कि उनका अपना डिफरेंट बैकग्राउंड है। एक टू शूटर्स में एक आपके स्टीफन स्मिथ, स्टीफन स्मिथ एंड
दिस स्टीफन स्मिथ एंड हेनरी नाइट। हेनरी नाइट, यू विल कम टू नो कि ये लोग रहे हेनरी नाइट। सो वी फाइंड दैट कि हाउ हार्डी हैज टेकन various types of issues and subject matter. जूट द ऑब्सक्योर में जब उन्होंने बात किया था तो एजुकेशन को भी लेके बात किए हैं, लव को भी, मैरिज को भी, क्लास को भी, तमाम रिलीजन को भी उन्होंने लेके बात किया। जैसे मैंने अभी बताया भी था कि जूड द ऑब्सक्योर की जो हीरोइन है उसका विश्वास क्रिश्चियनिटी से हट जाता है, या क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसमें उसका विश्वास नहीं होता है। उसके बाद जो दूसरा चीज आपके सामने आता है, वो चीज ये आता है कि नावल जो अभी हम लोग लेके चला पेयर ऑफ ब्लू आईज, उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक ट्रायंगल लव को दिखाया हुआ, और यह ट्रायंगल लव जो ट्रायंगल लव का जो एक तरह से सेंटर है या अट्रैक्शन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज अ यंग वुमन इल्फ्राइड स्वानकार्ट और उसके टू स्वीटर्स हैं। जो टू स्वेटर्स हैं उनमें से वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनका अपना आइडियाज अलग है, थॉट अलग है, तो एक ह्यूमन नेचर को भी हमें यहाँ पे समझने में वो मिलता है। तो जिसमें से एक है इल्फ्राइड स्वानकार्ट और दूसरे हैं हेनरी नाइट। इल्फ्राइड स्वानकार्ट और दूसरे हैं हेनरी नाइट। और ये लंदन, हेनरी नाइट लंदन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड कि कैसे वो चीजें यहाँ पे घटित होती है। और यू विल कम टू नो कि इमोशन है, अट्रैक्शन है, ऑल दिस थिंग जो एक विक्टोरियन स्पिरिट रहा है लव को लेकर के या उसको लेकर के, वहां पे ये सारी बातें की गई है। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही अलग दर्शन या अलग कोई फिलॉसफी ऐसा आया हुआ हो या कुछ और चीजें हम यहाँ पर पाए, लेकिन यू विल कम टू नो कि इतनी ही मेन बातें रही हैं जहां पर कि एक डिफरेंट नेचर लेकर के हेनरी नाइट का और उसको दिखाया गया है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जो हेनरी नाइट है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लंदन सोसाइटी को। दिस इज द थर्ड पॉइंट आई थिंक। हेनरी नाइट रिप्रेजेंट्स लंदन सोसाइटी, मतलब जो शहर की एक कल्चर है, जो शहर का आबो हवा है, उसकी वो बात करते हैं। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है हेनरी नाइट का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लंदन सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टीफन स्मिथ थोड़ा सा सोशली इंफीरियर है लेकिन एम्बिशियस यंग मैन है। जो फोर्थ पॉइंट है, स्टीफन स्मिथ इज सोशली इंफीरियर। स्टीफन स्मिथ इज सोशली इंफीरियर बट एम्बिशियस यंग मैन। बट एम्बिशियस, AMBITIOUS, बट एम्बिशियस यंग मैन। ये स्टीफन स्मिथ की खासियत, यही उनकी आइडेंटिटी है। वो थोड़ा सा सोशली इंफीरियर है, उतना लंदन जैसे शहर को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि सोशली इंफीरियर है, लेकिन एक यंग मैन है, जो कि जो अपनी इसका जो नावल की जो हीरोइन है उसको कैसे उन्होंने जो है एडोर किया, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू विल कम टू नो कि इसके अलावा जो है एक और भी इसमें कुछ एक दो पॉइंट है जो मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए। जैसे एक कैरेक्टर स्टीफन स्मिथ जो उसके पहले स्वीटर है, उनको डोसाइल और जेंटिल कहा गया है। स्टीफन स्मिथ को इसी पॉइंट में आगे जो है कर लिया जाए। ही हैज बीन एड्रेस्ड एज डोसाइल एंड जेंटिल। उसी उसी में ही हैज बीन एड्रेस्ड एज
ये वर्ड है जो उनके लिए खुद आया हुआ है, स्टीफन स्मिथ के लिए, डोसाइल एंड जेंटिल। ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि ये बात उनके बारे में कही गई है। Some other points just I want to tell you, that is the next novel, that is the Trumpet Major. Trumpet Major. This is another novel, and you will come to know कि यह जो novel है, it published in 1880. It published in 1880. It is his historical novel. एक तो पहला पॉइंट आपको यही ध्यान में रखना, 1880 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। दूसरा पॉइंट, it is only his historical novel. His historical, it is only his historical novel. यह उनका जो है क्या है, हिस्टोरिकल नॉवेल है। नेक्स्ट पॉइंट, एनी गार्लैंड इसकी हीरोइन है। एनी गार्लैंड, एनी गार्लैंड इज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल। एनी गार्लैंड जो है क्या है, वह इस नॉवेल की हीरोइन है। उनके भी थ्री स्वीटर्स है जो आते हैं उनसे वो करने के लिए, और यू विल कम टू नो कि वो अलग अलग चीजों को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें से एक जॉन लवडे है, और उसके अलावा बॉब करके हैं, फेस्टस, डेरीमैन है। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि इस तरह के लोग हैं। और इसमें नेपोलियनिक वॉर को भी या उस समय की चीजों को भी दिखाया गया है, कि उसको वहां पे प्रेजेंट किया गया है। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो एनी गॉरलैंड वो जो है क्या है, इज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल, एंड शी हैज थ्री स्वीटर्स। शी हैज थ्री suitors, Suitors, जिनमें से एक का नाम क्या है जो सबसे पहला, दैट इज जॉन लवडे। जॉन लवडे, एंड द सेकेंड इज, या हियर आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि एक तो यह उनका पहला हिस्टोरिकल नॉवेल, एनी गारलैंड यहाँ इसकी हीरोइन है। उनके थ्री शूटर्स हैं, जिनमें से एक नाम क्या है, जॉन लव डे। दूसरे का नाम है बॉब, एंड एक और है फेस्टस डेरीमैन। FESTUS, डेरीमैन, DERRIMAN, फेस्टस डेरीमैन। We find these people. एंड सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो नॉवेल है इसका जो सेटिंग है, वह एक जगह है वे माउथ, और जहां पे नेपोलियनिक वार को लेकर के बात की गई है। दैट इज द आई थिंक थर्ड पॉइंट। इट इट्स सेटिंग occurs its setting occurs in Weymouth. This is the name of the place, Weymouth, Mouth. During the Napoleonic Wars, during the
Napoleonic, नेपोलियनिक वॉर्स। सो यू विल कम टू नो ये सब चीजें हैं कैसे उसमें दिखाया गया कि ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। और हार्डी ने अपना जो ड्रामा है द डायनेस्ट उसमें भी उन्होंने नेपोलियनिक वार को दिया है या उस पर बात की है। तो एक चीज ये है कि बॉब फेस्टस एंड डेरेमन ये तो उसके शूटर्स हो गए। इसका नावल का जो सेटिंग है कहाँ पर है, वे माउस नाम की जगह पर है जहाँ पे नेपोलियनिक वार्स के बारे में उसका उस समय को लेकर के डिस्क्राइब किया गया है। एक पॉइंट आपको नोट करके लिखना पड़ेगा यहाँ पर, हार्डीज लिरिकल ड्रामा, हार्डीज लिरिकल ड्रामा, हार्डीज लिरिकल ड्रामा द डायनेस्ट, DYNASTS, द डायनेस्ट, हार्डीज लिरिकल ड्रामा द डायनेस्ट हैज इट्स setting in the Napoleonic War, in the Napoleonic War, LEONIC। यू विल कम टू नो, ये एक और चीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता, मैंने कई बार इसको आपको बताया था कि उनका जो लिरिकल ड्रामा है, यहाँ से लिरिकल ड्रामा उसका नाम है द डायनेस्ट, जिसमें किसका है, नेपोलियनिक वार यानी वाटरलू को लेकर के बात कही गई है या उसमें ये चीजें रही है। अच्छा, दूसरा चीज कुछ और भी उनका इससे रिलेटेड चीज रहा है जो हम बात करना चाहेंगे हार्डी का। हैव यू नोटेड इट? या आज तो कोई प्रॉब्लम नेटवर्किंग इशू वगैरह तो कुछ नहीं? ओ ओ ओ ओ ओ दैट्स गुड। कुछ अब थोड़े छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसमें हम लोगों को बात करना। सबसे पहले जब मैंने द डायनेश की बात की है तो मैं डायनेश को ही लेकर के आगे बात करूंगा। द डायनेस्ट, DYNASTS, द डायनेस्ट नॉवेल नहीं, ये अब उनका है, उन्हीं के वर्क में डायनेस्ट की यहाँ पे बात हुई थी तो उसी को लेकर उनका नेक्स्ट वर्क है। इट्स नॉट अ नॉवेल, इट्स अ लिरिकल ड्रामा। नॉवेल का जितना बात थी, जितने इंपॉर्टेंट नॉवेल थे सब हो गए। अब एक आध दो अगर पॉइंट वाइज आएगा तो अपनी जगह, नॉवेल से रिलेटेड जितनी चीजें थी वो सारी चीजें जो है द ट्रम्पेट मेजर तक खत्म हो गई। हाँ, एक आध दो लाइन में अगर कोई ऐसा चीज आता है तो वो अपनी जगह की थोड़ा बहुत उस पर कुछ बात हो, लेकिन नॉवेल से रिलेटेड चीजें पूरा हो चुकी हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायनेस्ट, दैट इज हिज लिरिकल ड्रामा, जो उनका लिरिकल ड्रामा है। इससे रिलेटेड एक पॉइंट आपको लिखना है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एन एपिक ड्रामा, व्हाट ड्रामा, एपिक ड्रामा, यह एपिकल मैनर में लिखा गया, एन एपिक ड्रामा, एन एपिक ड्रामा इन थ्री पार्ट्स डील्स विद नेपोलियनिक वॉर, नेपोलियनिक वॉर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इसमें 19 एक्ट्स हैं। इट हैज 19, 19 की मैं बात कर रहा हूँ, 19 एक्ट्स एंड 130 सीन्स, 130 सीन्स।
फिर से मैं बात बता दूं कि अब हम लोग जो बात कर रहे हैं द डायनेश को लेकर के बात कर रहे हैं। द डायनेश क्या है? एन एपिक ड्रामा। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एपिक ड्रामा। इन हाउ मेनी पार्ट्स? इन 3 पार्ट्स। इट डील्स विद नेपोलियनिक वार। किसको डील करता है? नेपोलियनिक वार को डील करता है। इट हैज 19 एक्ट। हाउ मेनी एक्ट? 19 एक्ट एंड 130 सीन्स। कितना सीन है? 130 सीन्स। so you will come to know it has what की डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है इसमें रहा है और कितना मेजर वर्क उनका था। और ये जब पब्लिश हुआ है तो 3 हिस्सों में पब्लिश हुआ है, इसके एक बार में नहीं आया है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द थर्ड पॉइंट। इट पब्लिश्ड इट पब्लिश्ड इन 1904, in 1904, 1906 and 1908। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट पब्लिश्ड इन 1904, 1906, 1908। ये डेट आप ध्यान में रखिएगा। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। कुछ हिस्से इसके, इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर कि ये जो बात करता है तो जो एक तरह से जो नेपोलियन वार या वाटरलू का जो वार हुआ था, यह उसको लेकर के बात करते पहले हिस्से में 1805 ईस्वी में जो नेपोलियन का जो थ्रेट था उसको लेकर के। सेकेंड पार्ट में प्रूसियंस के डिफीट को लेकर के बात की गई, डिफीट ऑफ द प्रूसियंस एट जना, द मीटिंग ऑफ नेपोलियन एंड अलेक्जेंडर। थर्ड में जो है रसन एक्सपेडिशन को दिखाया गया है। तो ये जो पूरा चीज है जो है इसमें किसको किसको लेकर के बात किया गया है, 3 हिस्सों में है। पार्ट वन में जो बात की गई है, पार्ट वन, पार्ट वन में जिस सब्जेक्ट मैटर को या जिस चीज को लिया गया है वह नेपोलियंस का थ्रेट को लिया गया है और उनके उनके इन्वेजन, इन्वेजन ऑफ नेपोलियन। इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब अटैक, INVASION, इन्वेजन ऑफ नेपोलियन। वी नो इट वेरी वेल कि वाटरलू का जो हीरो रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट। तो इन्वेजन ऑफ नेपोलियन ये कहाँ पे दिखाया गया? पार्ट वन में दिखाया गया है। नेपोलियन का हमला 1805 ईस्वी में कैसे, वाटरलू का युद्ध, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। ये कहाँ पे रहा? 1805 ईस्वी में, पहले पार्ट में। जो दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट, पार्ट सेकेंड में यू विल कम टू नो कि पार्ट सेकेंड में जो चीज दिखाया गया है प्रूसन्स का डिफीट, डिफीट ऑफ द प्रूसन्स, DEFEAT, डिफीट ऑफ प्रूसन्स, PRUSSIANS। थर्ड में जो दिखाया गया पार्ट थर्ड में जो बात कही गई है वो रिलेटेड किससे है? नेपोलियन और पार्ट थर्ड में जो दिया गया है कि एक्सपीडिशन ऑफ रसा, एक्सपीडिशन ऑफ रसा, रूस का जो महत्वाकांक्षी उसका विस्तार है उसको लेकर के बात कही गई है। तो पार्ट टू को भी आपको ध्यान में रखना है और पार्ट थर्ड को भी ध्यान में रखना है कि उन्होंने इन सारी चीजों को लेकर के बात किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो उनके वर्क में और भी उनके अपने वर्क है, जिसमें उनका एक नॉवेल था जो डेस्परेट रेमेडीज है, एक उनका नॉवेल है। यह जो है
एनोनिमसली पब्लिश हुआ था बाय टिंजले ब्रदर्स। तो एक पॉइंट यहाँ पे देयर इज नो स्पेस, आई थिंक हमें इरेज करना चाहिए। जो एक नेक्स्ट पॉइंट है जिससे हम लोग रिलेटेड बात करेंगे, दैट इज डेस्परेट रेमेडीज। डेस्परेट रेमेडीज, इसमें आपको कुछ नहीं, इसमें आपको बस इतना पॉइंट ध्यान में रखना है कि यह उनका नावल है जो कि बगैर नाम के, हार्डी के या किसी का नाम इसके साथ नहीं जोड़ा गया था, लेकिन यह हार्डी का ही नावल है। और यह किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? टिंजले ब्रदर्स के द्वारा। तो एक पॉइंट जो आपको लिखना है, इट्स द इट्स द नॉवेल ऑफ हार्डी विच पब्लिश्ड एनोनिमसली, ANONY, एनोनिमसली बगैर नाम के, इन 1871 बाई टिंजली ब्रदर, TINSLEY, टिंजली ब्रदर्स। यू विल कम टू नो, ये एक पॉइंट रहा, बाई टिंजली ब्रदर्स। इट्स द नॉवेल ऑफ हार्डी विच पब्लिश्ड एनोनिमसली, कब पब्लिश हुआ? 1871 में। और किसके द्वारा पब्लिश किया गया? टिंजली ब्रदर्स के द्वारा पब्लिश किया गया। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट मैं बताना चाहिए, इससे रिलेटेड क्या नेक्स्ट पॉइंट है, एक उनका ट्रेजिडी भी आया था जो एक और भी पोइटिक ड्रामा ही रहा है, द फेमस ट्रेजिडी ऑफ क्वीन ऑफ कार्नवाल। द फेमस ट्रेजिडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल। यू विल कम टू नो, एक उनका वर्क था, द फेमस ट्रेजिडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवाल, इट वाज हिज वर्क। यह उनका एक वर्क रहा है। और इस वर्क के बारे में आपको दो पॉइंट लिखना है। सबसे पहला जो पॉइंट लिखना है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट, इट्स अ पोएटिक ड्रामा, इट्स अ पोएटिक ड्रामा। नंबर वन, published in 1923, in 1923। सेकेंड पॉइंट, ये जो है एक ओल्ड स्टोरी जो है, जो वन एक्ट प्ले था आइजाउल्स एंड ट्रिस्ट्रम को लेकर के, उसको बताती है। तो अगर ये चीज देखा जाए कि द प्ले इज अ रीटेलिंग ऑफ द ओल्ड स्टोरी ऑफ किंग मार्क्स, द टू आइजाउल्ट एंड ट्रिस्ट्रम। तो इसका अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि इट्स related to Isolts, ISOULTS and Tristram, TRISTRAM. This is the point. 1923 poetic drama. You find these things. See, it's a poetic drama published in 1923. It's related to Isolts and Tristram. You find these things. तो इन सब चीजों को हम पाते हैं। या एक वक्त वन एक्ट प्ले था जिसको लेकर के यह ड्रामा द फेमस ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कार्नवाल लिखा गया था, जिस पे इस पे बात की गई है।
दो तीन पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा इस क्लास में। एक पॉइंट उनका है जो उनके एक और नावल है लायोडीसियन करके। लायोडीसियन, दैट इज LAODICEN। ये जो नॉवेल है इट पब्लिश्ड इन 1881 इन 1881। दूसरा चीज की इस नॉवेल में यू विल कम टू नो, इसमें टेक्नोलॉजी से लेकर के बात बताई गई है। इट डील्स विद द टेक्नोलॉजीज, LO, अवेलेबल ड्यूरिंग विक्टोरियन एज। तीसरा पॉइंट, इसमें ज्यादातर जो फॉल्स टेलीग्राम और फेक फोटोग्राफ्स वगैरह है उसको लेकर के। फॉल्स टेलीग्राम एंड फेक फोटोज को लेकर के बात की गई। फॉल्स टेलीग्राम एंड फेक फोटोज, इट डील्स विद द टेक्नोलॉजीज। 1881। सो यू फाइंड दैट कि अलायोडीसियन एक नॉवेल है जो 1881 में पब्लिश होता है। इट डील्स विद द टेक्नोलॉजीज, उस समय का जो टेक्नोलॉजीज था विक्टोरियन एरा का, उसको लेकर के वहां पे बात की गई है। बाकी ऐसा नहीं है, एक उनका और भी थोड़ा सा रहा है। एक लाइन एक और भी लास्ट वर्क है टूडेज क्लास का, जिसमें मैं बात करूंगा कि द हैंड ऑफ इथेल बर्टा। द हैंड ऑफ इथेल बर्टा। द हैंड ऑफ इथेल बर्टा, ये भी एक नॉवेल है इनका, पब्लिश इन 1876। इट्स अ नॉवेल पब्लिश्ड इन 1876। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की, ये जो पहली बार पब्लिश हुआ था तो कॉर्नहिल मैगजीन में, पब्लिश 1876 इन कॉर्नहिल मैगजीन। MAGAZINE। दूसरा पॉइंट, इट वाज एडिटेड बाय EDITED, इट वाज एडिटेड बाय लेस्ली स्टीफन, LESLI। लेस्ली स्टीफन बड़े क्रिटिक रहे हैं। यू विल कम टू नो, ये चीजें रही हैं आज की क्लास के। 1876 में आया है और नील मैगजीन में पब्लिश हुआ है, बाद में लेस्ली स्टीफन ने इसको पब्लिश किया है। कोई बहुत ऐसा इसका जो है स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बस आपको चीजों को रखा गया है, बताया गया है कि हाँ ये चीजें ऐसा रहा है। So you find these things. I would like to take one more lecture tomorrow in morning हार्डी पर। एक और लेक्चर हम लेंगे तो कवर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द थिंग। तो इन दिस वे वी हैव गॉन, और हम लोगों ने इसको कवर किया, खासकर उनका नावल। और उस ज्यादातर चीज अच्छी ये रही कि
नेटवर्किंग की वजह से कोई वो नहीं हुआ, नहीं थे काम तो कल परसों ही हो गया होता। नाउ जस्ट आई वांट टू नो कि मैंने इसके पहले कहा था कि आई वुड लाइक टू कंडक्ट अ टेस्ट, तो मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर दिया हूं। मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूं कि मैं टेस्ट को इस वीक में मैं कराना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों की नज़र में सुटेबल डेट क्या रखूं, और वह टेस्ट जो होगा वो सबके लिए है, क्योंकि कॉमन राइटर जो शेक्सपियर, और मुझे लगता है मैंने वर्ड्सवर्थ को लेकर के बात किया था, इन दो राइटर्स को लेकर के उस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, कुल मिला के मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेगा, वो भी लिटरेचर से ही रिलेटेड रहेगा। तो व्हाट्स आपकी नज़र में कौन सा डेट ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि वो भी ऑनलाइन ही होना है, ऑनलाइन ही कंडक्ट कराना है, इसी पर ही। तो जब आप लोगों से चॉइस पूछिए तो हजारों जो है ऑप्शन आने लगते हैं। संडे के दिन, अच्छा मंडे के दिन, और क्या चॉइस है? मंडे ठीक है, और मंडे का? हाँ ये चीज तो है कि नाउ यू हैव 3 or 4 days, तो सैटरडे, सॉरी सैटरडे क्या, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे यू कैन डू, ओके। और किसी का कुछ कोई एडवाइस है? अच्छा, शहजाद जी भी जुड़े हुए हैं, शहजाद जी, राजेश या? जी जी, ये हम ठीक है राजेश जी। अच्छा मंडे विल बी ओके। शिल्पी मैडम या तो कुछ कह रही हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग हर वॉइस। टीपू जी? ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक है। हाँ क्लास क्लैश ना हो, जी जी, प्रीति सागर भी जी है। तो आई थिंक कि लगभग अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी ओपिनियन आया है, अंजलि जी भी हैं, सभी लोग सुन ही रहे हैं। एक सभी से का वो नहीं, बट आई एम जस्ट टेकिंग द नेम एंड इट डजंट मीन कि दैट यू हैव टू रिस्पॉन्ड मी। आप सभी लोगों को सुन रहे हैं जा रही आवाज। और जो टेस्ट, हाँ जो टेस्ट होगा वो हम लोग संडे को, सॉरी मंडे को डिसाइड कर रहे हैं। मंडे को आपको टेस्ट डिसाइड होगा, मतलब एकदम इंशाल्लाह कंफर्म है। एंड वी विल टेक इट ऑन मंडे, और मंडे का जो टाइमिंग होगा टेस्ट का वो शाम को ही होगा, शाम को होगा। हाँ। और हाँ, टॉपिक मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों राइटर, और शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ के अलावा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, ये 3 चीजें हो सकती हैं वहां पर। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैडम आप ये मान चलिए मोर देन 50 रहेगा, मोर देन 50 रहेगा। जी शिल्पी मैडम जी। गुड इवनिंग। या actually madam, when you say ki what is the difference between poetic drama and closet drama, then remember that ki poetic drama is any type of drama which is written in poetic language। वो जो है चाहे शेक्सपियर का होगा, चाहे ग्रीक ट्रेजेडी का रहा होगा, और या बाद में जो आया हुआ है टीएस एलियट का पोएटिक प्लेस, उसका नाम ही रखा गया पोएटिक ड्रामा। कि पोएटिक प्ले
अ टाइप ऑफ प्ले विच इज रिटन इन पोइटिक लैंग्वेज, जिसमें पोइटिक लैंग्वेज यूज किया गया है, चाहे वह ब्लैंक वर्स में हो, चाहे हीरोइक कपलेट में हो, चाहे वो फ्री वर्स में हो, अगर वह वर्स फॉर्म में लिखा गया है तो दैट इज अ पोइटिक ड्रामा। और उसमें जो है बाकायदा मीटर का रिदम राइम पैटर्न ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। क्लोजेड ड्रामा जो होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये होता था कि क्लोजेड ड्रामा इज रिटन with the intention not to perform but to recite। रिमेंबर दैट कि क्लोजेड ड्रामा भी पोएटिक लैंग्वेज में लिखा गया, लेकिन जो क्लोजेड ड्रामा होता था उसका जो इंटेंशन होता था, राइटर जब लिखता था तो उसके माइंड में ये रहता था कि वी हैव टू रिसाइट इट नॉट टू परफॉर्म। हमें इसको रिसाइट करना, गुनगुनाना है, गा करके लोगों को बताना है, ना कि ये परफॉर्म किया जाएगा। तो जो क्लोजेड ड्रामा है यह काफी लिरिकल होता था, काफी ज्यादा लिरिकल, म्यूजिकल, और वो जो है उसका इंटेंशन होता था इट शुड बी रिसाइटेड रादर देन परफॉर्म। बाकी ड्रामा जितना भी होता है वह अल्टीमेटली जो लिखा जाता है वह परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। जी आप दोनों से, या या बिल्कुल। नहीं मैडम, व्हेन यू से कि पोएटिक ड्रामा इज नॉट परफॉर्म, then remember that कि in poetic drama there is a special type of category, specific type of category, and that category comes to what it comes with the title that is closed drama। the particular poetic drama which ultimately जो नाम दिया गया उसका एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जो कि क्लोजेड ड्रामा है। अब अगर आप ये देखेंगे कि टीएस एलियट से ने पोइटिक ड्रामा को रिवाइव किया, टीएस एलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल आया, टीएस एलियट का आपका जो है द फैमिली रियूनियन आया, कॉकटेल पार्टी आया, रॉक आया, सबके सब परफॉर्म किए गए। ऑल दीज प्लेज वर परफॉर्म्ड। तो जो इंटेंशन होता है, जो उसके पीछे एक लॉजिक दिया गया था कि ये चीजें, बाकी आप देखिए कोई वैसा माइन्यूट डिफरेंस नहीं रहा है। पोइट्रिक लैंग्वेज वहां पर भी है, यहाँ पर भी पोइट्रिक लैंग्वेज है। अगर क्या शेक्सपियर के प्ले को हम लोग पोइट्रिक ड्रामा नहीं कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड पोइट्रिक ड्रामा बिकॉज दैट इज रिटेन इन वर्स। और जब आप ग्रीक ट्रेजेडी पढ़ती हैं तो ग्रीक ट्रेजेडी में अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि अरिस्टोटल ने कहा था कि ट्रेजेडी मीन्स व्हाट, सीरियस एक्शन, एंड सीरियस एक्शन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन पोएटिक लैंग्वेज। तो जब वो पोएटिक लैंग्वेज हो गया तो इसका मतलब कि क्या है, दैट इज पोएटिक ड्रामा। लेकिन उसका जो एक टाइप है क्लोजेड ड्रामा, पोएटिक ड्रामा का ही टाइप क्लोजेड ड्रामा है, उसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि इट शुड बी परफॉर्म्ड, नॉट परफॉर्म बट रिसाइटेड। हाँ, या क्लोजेड ड्रामा, या यू हैव टू गो विथ क्लोजेड ड्रामा बिकॉज उसका एकदम सर्टेन डिफिनीशन वही दिया जाता है। हम्म, ओ, ओ, या 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 ड्रीम टू मी ओनली विथ दाइन आईज, या देखिए वन थिंग यू वांट टू नो कि व्हेन यू से कि ड्रीम टू मी ओनली विथ दाइन, दाइन दाइन मीन्स यहाँ पे योर का मतलब थिंग्स हैज बीन, थिंग्स इज गोइंग टू बी पर्सोनिफाइड। Are you getting when you find कि drink to me, I have to drink, या I have to drink, या you have to drink but with thine eyes। now ये जो लाइन है इस particular लाइन में when you try to find out कि, तो there are the two things। one is कि the particular poet is talking about intoxicated eyes, thine eyes, thine eyes। Perhaps he is addressing his beloved, and whose eyes means she has intoxicated eyes and she wants to just drink her intoxicated eyes। You will come to know if it refers to thine eyes, your eyes,
Then here you will come to know कि already I told you कि there was what कि yeah, there was one thing synesthetic image. Do you remember there was a particular type of image that was a synesthetic image, and that synesthetic image, it refers to what? It refers to when the two images are, first let me try to understand image के माध्यम से, then I will come on figure of speech. सिनेस्थेटिक इमेज ऐसा इमेज होता है जिसमें टू इमेजेस को जो है क्या किया जाता है कि एक साथ रखने की कोशिश की जाती है। नंबर वन चीज यहाँ पे हो गया कि सिन का मतलब होता है टूगेदर, साथ साथ, सिनेस्थेटिक इमेज, दो इमेजेस साथ में। जैसे उसने कहा कि ड्रिंक टू मी ओनली, मैं ड्रिंक करना चाहता हूं ओनली, केवल क्या चीज करना चाहता हूं? दाइन आइज। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो दाइन वर्ड है, क्या यह दाइन वर्ड पर्सन के लिए आया है, या जो है यहाँ पर जो है दाइन वर्ड जो है क्या कहते हैं कि उस आइस को पर्सोनिफाइड किया गया है। ये जो कोरिलेट होगा जब उस पोयम की आगे और पीछे की लाइन हम लोग पढ़ेंगे, तब जाकर के ये चीज जो है, और मुझे जहां तक याद है या तो ये बेन जॉनसन का लाइन है या रॉबर्ट हेरिक का लाइन है। ये नहीं, ओनोमेटोपोइया तो नहीं होगा। ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, नॉट ओनोमेटोपोइया। और क्या दिया है? ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर, या मेटाफर, और क्या? नहीं, हाइपरबोल भी नहीं। ड्रिंक टू मी ओनली, देयर इज मेटा हाइपरबली। व्हेन यू से कि हाइपरबली, देन यू रिमेंबर दैट कि नथिंग यू फाइंड कि देयर इज ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज। इफ दाइन आइज का ड्रिंकिंग यहाँ पे कहीं से नहीं है कि देयर इज द एग्जैजरेशन और हाइपरबली। ही वांट्स टू टेक, देखिए, व्हेन ही सेज कि ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, इट मींस दैट कि दैट आइज, इसीलिए मैं इमेज के थ्रू बता रहा था कि दैट आइज हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ वाइन। द पोएट सीज वाइन इन द आइज ऑफ द बिलव। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इट मीन्स कि दैट इज एन, मैंने वर्ड यूज किया था इंटॉक्सिकेटेड आइज, शराबी या नशीली आंखें। तो इफ आई यूज द वर्ड की नशीली आंखें या शराबी आंखें, तो इसका मतलब वहां पे वह मेटाफर का यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है? कि वहां पे उसने एक इमेज बनाने की कोशिश की, और उस इमेज में उसने उस आंख को किसके रूप में देखा है? एक शराब के रूप में देखा हुआ, नशे की चीज के रूप में देखा हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हमें उस इमेज पे जाना पड़ेगा जो वर्ड वहां पे यूज करा, इंटॉक्सिकेटेड आई। इट्स वेरी क्लोज टू मेटाफर। ये मेटाफर, अगर ये चीज ये कहता कि हम जो है जैसे मैं 1,000 लीटर मदिरा तुम्हारी आंखों से निकाल के पी गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हियर इज व्हाट? हियर इज हाइपरबली। हियर इज हाइपरबली। बट व्हेन यू से कि ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, surely and certainly it's very close to metaphor। क्योंकि वो जो वर्ड है, ये मुझे याद है कि ये लाइन हम लोगों को बीए सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई गई थी व्हेन वी वर डूइंग ग्रेजुएशन। ये या तो बेन जॉनसन की लाइन है या रॉबर्ट हेरिक की लाइन है। तो उस समय भी ये बातें हुई थी, और वहां पे प्रोफेसर एला शर्मा सर थे, उन्होंने इसको जो है इमेज के ही थ्रू बताया हुआ था, जो मैं उस पे गया था जहाँ पे लॉक कर रहा है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हाइपरबली है, मेटाफर है कि उसने उसने उस इमेज को देखने की कोशिश की है। दैट इज द इंटॉक्सिकेटेड आईज। आईज आर देयर, बट आईज आर हाउ? आईज आर लाइक द वाइन। आईज आर लाइक, यू कैन से कि एनी सेंसुअस थिंग जो अपील करता है, उसके जैसा है। या अनडाउटली इनडायरेक्टली ही कंपेयर्स दैट थिंग। ऐसा उन्होंने, उसने कंपेरिजन का वर्ड डायरेक्ट नहीं लाया है, लेकिन जब उसने कहा कि ड्रिंक टू मी, ड्रिंक का मतलब यहाँ पे जो है क्या हो गया, यहाँ पे ड्रिंक का मतलब कि ऑलरेडी इफ आई से कि ही टेक्स ड्रिंक, व्हेन यू यूज ड्रिंक एज अ नाउन, तो ड्रिंक का मतलब वाइन से ही वहां पे होता है ना। तो ड्रिंक टू मी ओनली पार्टिकुलर वाइन विच इज लाइज या विच इज फाउंड इन योर आइज, आई वांट टू टेक द टेस्ट ऑफ दैट वाइन। Yeah. So I think now it's time, and after 20 minutes we will be again here. Can you tell me कि उनका क्लास कितने बजे से है? केडी सर का 7:45? या ओके ओके।
Then we have time after uh, 10 or 15 minutes. We will be again here to discuss Galsworthy. So